Hi there and welcome to the series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको EDU 401 कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले ये कि मदर टंग एजुकेशन इम्प्रूव्स। जो मदर टंग एजुकेशन है उससे बेहतरी आती है इनमें से किसके अंदर? अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, समझने में भी और सीखने में भी। सो स्टूडेंट लर्न कॉन्सेप्ट्स मोर इफेक्टिवली व्हेन टॉट इन देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि स्टूडेंट्स जो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं कॉन्सेप्ट्स को जब उनकी अपनी ज़बान में, उनकी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उनके घर में जो बोली जाती है, मादरी ज़बान जो होती है उसमें जो है जब उनको सिखाया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे, ना कि किसी और ज़बान में अगर उनको सिखाया जाता है। उसके बाद ये है कि एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मेनली फैसिलिटेट। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को अगर हम देखें तो वो मेनली तौर पर फैसिलिटेट करती है इनमें से किस चीज़ को? द आंसर इज ग्लोबल कम्युनिकेशन। दुनिया भर की कम्युनिकेशन की जा सकती है इंटरनेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। सो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हेल्प पीपल कम्युनिकेट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर। इंटरनेशनल लैंग्वेज की मदद से लोग जो वो कम्युनिकेट करते हैं, अपने पैगामात को पहुँचा रहे होते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। और जो दूसरे कल्चर के लोग हैं, तो जैसे कि हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए हम पूरी दुनिया से जो वो कम्युनिकेट करते हैं, कर सकते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ कल्चर के लोग जो है वो हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब ये कि बेसिक एजुकेशन इज एम्ड एट, बेसिक एजुकेशन का जो एम है वो क्या है? प्रोवाइडिंग फंडामेंटल लर्निंग स्किल्स, यानी कि जो बुनियादी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। सो बेसिक एजुकेशन डेवलप्स एसेंशियल लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड लाइफ स्किल्स। तो बेसिक एजुकेशन जो बुनियादी तालीम होती है उसके ज़रिए डेवलप किया जाता है जो ज़रूरी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि लिटरेसी हो गई, न्यूमरेसी हो गई और लाइफ स्किल्स वगैरह हो गई। ये चीज़ें जो बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको डेवलप किया जाता है। अब ये कि लिटरेसी मीन्स, और अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो है एबिलिटी टू रीड एंड राइट। जो शख्स रीड कर सकता है और लिख सकता है उसको लिटरेट कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो रीड कर सकें और वो राइट कर सकें, भले ही चाहे उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन ना भी हासिल की हो, लेकिन अगर वो सही तरीके से लिख सकते हैं और सही तरीके से वो रीड कर सकते हैं, अगर उनको कोई पैराग्राफ वगैरह दिया जाए रीड करने के लिए, कोई पैसेज दिया जाए या कोई बुक दी जाए, अगर वो उसको रीड कर सकते हैं सही तरीके से और लिख भी सकें तो उनको लिटरेट कहा जाएगा। सो लिटरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन। और एक और चीज़ अगर हम देखें इसमें तो अंडरस्टैंड करना इन्फॉर्मेशन को, इन जो कुछ लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ रीड करे जा रहे हैं वो, लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंसिवली उसको अंडरस्टैंड करना, उसके मायनों को अंडरस्टैंड करना, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, उसके साको सबाब को जो है वो समझना, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब ये कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग रेफर्स टू, लाइफ लॉन्ग लर्निंग से मुराद जो इनमें से क्या है? द आंसर इज बी। वो ये कि कंटिन्यूस लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पूरी ज़िंदगी जो है वो सीखते रहना। ये चीज़ नहीं है कि लोग सोचेंगे सिर्फ उन्होंने एजुकेशन फॉर्मली हासिल की है कहीं से तो उनकी एजुकेशन, उनकी लर्निंग रुक गई है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये कि ज़िंदगी भर जो है वो सीखते रहें। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि नॉलेज हासिल की जाए और स्किल्स को हासिल किया जाए तमाम जो स्टेजेस हैं ज़िंदगी के उनमें। और ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं जो ज़िंदगी भर जो है वो लर्निंग उनकी जारी रहती है, ज़िंदगी भर जो है वो नॉलेज भी हासिल करते रहते हैं और स्किल्स भी अपने वो पॉलिश करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं, नए से नए स्किल्स सीखते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज हासिल करते हैं। तो ऐसे ही लोग जो वो कामयाब होते हैं। और इसके मुकाबले में वो लोग जो फॉर्मल एजुकेशन की बात समझते हैं कि उनको अब ज़रूरत नहीं है किसी नॉलेज की या किसी स्किल की, तो फिर वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फिर ट्रबल का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनको जो है वो मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ता है। अब ये कि क्वालिटी एजुकेशन एम्फेसाइजेस, क्वालिटी एजुकेशन जो है इसका जो एम्फेसाइज किया जाता है इसमें किस चीज़ के ऊपर किया जाता है? इफेक्टिव लर्निंग आउटकम। जहाँ पर भी क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी तो जो लर्निंग आउटकम होंगे वो बेहतर होंगे। आउटकम तो मिले, जब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उसका कुछ नताइज, कुछ बेहतर नतीजा हासिल हो। सो क्वालिटी एजुकेशन फोकसेस ऑन मीनिंगफुल लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो क्वालिटी एजुकेशन का फोकस ये है कि मीनिंगफुल फुल लर्निंग हो, ऐसी लर्निंग हो जो कि जिसका कुछ मतलब भी हो सीखने का, और साथ में स्किल्स जो है उनको भी डेवलप किया जाए। अब बहुत से लोग जो है एजुकेशन हासिल करते हैं लेकिन
क्या होता है कि वो उसके बाद जो है ना तो कुछ उनके पास नॉलेज होती है कोई ख़ास, और ना कोई उनके पास कोई ख़ास स्किल उनका डेवलप होता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, नतीजे ये निकलता है कि उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं की होती। तो जब कभी भी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है तो उससे लर्निंग भी मीनिंगफुल होती है और स्किल्स भी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब ये है कि वन एडवांटेज ऑफ मदर टंग इंस्ट्रक्शन इज, एक जो एडवांटेज हम देखते हैं मदर टंग इंस्ट्रक्शन का वो इनमें से क्या है, वो है बेटर कॉम्प्रिहेंशन, बेहतर कॉम्प्रिहेंशन का होना। जब अपनी ज़बान में इंसान कम्युनिकेशन करता है तो क्या होता है कि ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी। सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड लेसन्स मोर इजीली इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज, अपनी ज़बान में जो है वो लेसन्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टूडेंट जो है वो समझ सकते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी अगर हम तालीम हासिल करते हैं तो उसके बावजूद भी इंग्लिश उर्दू के अंदर जब हमें सिखाया जाता है इंग्लिश के साथ साथ, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको फिर समझ पाते हैं। हालांकि इंग्लिश भी काफ़ी हद तक समझ आती है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, लेकिन उसके बावजूद भी जब उर्दू में वही चीज़ हमें बताई जा रही होती है तो हमारे लिए मायने और ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाते हैं उसको समझना। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे कंट्री का कि हायर लेवल के ऊपर एजुकेशन जो है वो हमारी अपनी ज़बान के अंदर मौजूद नहीं है उर्दू के अंदर। तो इसकी वजह से कई सारे लोग जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, हायर एजुकेशन कई सारे लोग इसी वजह से हासिल नहीं कर पाते क्योंकि अपनी ज़बान में उनको एजुकेशन नहीं मिल रही। और हर कोई जो है वो इंग्लिश जो है वो नहीं समझ पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कई लोगों का, और इसके अलावा कुछ लोग नहीं इंटरेस्ट लेते कि वो फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सीखें। अब ये कि सेकेंडरी एजुकेशन फॉलोस, अब सेकेंडरी एजुकेशन को देखें तो उसमें फॉलो किया जाता है इनमें से क्या, द आंसर इज प्राइमरी एजुकेशन, सॉरी फॉलो नहीं किया जाता बल्कि सेकेंडरी एजुकेशन जो वो आती है कब, प्राइमरी एजुकेशन के बाद। सो सेकेंडरी एजुकेशन कम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, यानी कि हम देखते हैं स्कूलों के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी क्लासेस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर बच्चा सेकेंडरी क्लासेस की तरफ जाता है। जब प्राइमरी एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो गई तो फिर स्कूल के अंदर वो सेकेंडरी क्लासेस की तरफ जाता है। अब नेक्स्ट ये कि एजुकेशन डेवलप्स, एजुकेशन जो हासिल की जाती है तो उससे क्या चीज़ डेवलप होती है, ह्यूमन रिसोर्सेस, लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको डेवलप किया जाता है, उनको फ्यूचर के लिए डेवलप किया जाता है, फ्यूचर के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाता है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए मुस्तकबिल के अच्छे जो क्वालिटी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है। सो एजुकेशन इन्हेंसेस नॉलेज स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल। अब एजुकेशन की वजह से क्या होता है कि नॉलेज में भी इजाफा होता है, स्किल्स भी डेवलप होते हैं, साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है लोगों की। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन जिनके पास है, वो कोशिश वो इस तरीके से काम करते हैं कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके और ज़्यादा बेहतर काम भी हो सके। ये नहीं हो कि काम टालने वाली बात की जाए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जाए, इस तरीके से सिस्टम्स को इस तरीके से चेंज किया जाए, या सिस्टम्स को इस तरीके से इम्प्रूव किया जाए कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और बेहतर से बेहतर काम जो हो सके। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी बेटर होना या एफिशिएंसी होना। नाउ इम्प्लीमेंटिंग मदर टंग इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स, इम्प्लीमेंट करना मदर टंग इंस्ट्रक्शंस को इसके लिए रिक्वायर है क्या, अप्रोप्रिएट एजुकेशन प्लानिंग, सही एजुकेशनल प्लानिंग का होना। So successful implementation requires proper curriculum, teachers and resources. कामयाबी के साथ अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि करिकुलम का प्रॉपर होना, साथ में जो टीचर्स हैं वो भी ऐसे हों, इस काबिल हों, और इसके अलावा रिसोर्सेज का भी होना, रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज के बगैर ये काम हो जाएगा। अब ये कि लर्निंग इज, लर्निंग असल में है क्या, इनकी जो सीखना है वो है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, क्योंकि जब सीखते हैं कोई भी चीज़ हम तो रिलेटिवली तौर पे परमानेंट चेंज देखने में आता है बिहेवियर के अंदर। सो लर्निंग रिजल्ट्स इन लास्टिंग चेंजेस इन नॉलेज स्किल्स और बिहेवियर। तो अब जो शख्स लर्निंग कर रहा है, सही तरीके से सीख रहा है अगर, तो नतीजा क्या निकलेगा देखेंगे कि चेंज आएगा, उसकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, स्किल्स भी उसके डेवलप होंगे और उसका बिहेवियर भी फिर चेंज हो जाएगा। ऐसे लोग आप देखते हैं कि जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जो ज़्यादा लर्निंग करते हैं, उनका बिहेवियर भी आपको अलग दिखाई देता है एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट एजुकेटेड एंड आर नॉट लिटरेट। अब ये कि इनफॉर्मल लर्निंग अकर्स, इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो किस तरीके से होती है, एक तो फॉर्मल लर्निंग है जिस तरीके से आप हासिल कर रहे हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में है फॉर्मल लर्निंग, लेकिन इनफॉर्मल की हम बात करें तो वो हासिल होती है थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस, हमारे रोज़मर्रा के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, रोज़मर्रा हम खुद से जो चीज़ सीख रहे हैं या फिर हम कहीं पे जाते हैं वहाँ से कुछ सीखते हैं, वो जो है इनफॉर्मल लर्निंग कहलाई जाती है। सो इनफॉर्मल लर्निंग टेक प्लेस नेचुरली
थ्रू एवरीडे एक्टिविटी, और ये नेचुरली भी होती है। हाँ, रोज़मर्रा की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कहते हैं कि ज़िंदगी सिखाती है बहुत कुछ, या वक्त हमें सिखाता है बहुत कुछ, तो ये तमाम इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर आ जाता है। अब ये कि फॉर्मल लर्निंग अकर्स इन, और जो फॉर्मल लर्निंग होती है वो कहाँ होती है, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि आपको पीछे बताया गया था कि जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या फिर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हो गए, वो इसके अंदर आ जाते हैं। सो फॉर्मल लर्निंग अकर्स इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो फॉर्मल लर्निंग के जो इदारे हैं उसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। अब नेक्स्ट ये कि एरॉट 2000 फोकस्ड ऑन, तो ये जो है इसका फोकस अगर हम देखें तो वो किस चीज़ के ऊपर था, रोट 2000 का वो था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग दोनों के ऊपर। एक तो फॉर्मल लर्निंग भी और जो इनफॉर्मल है, सो इरोट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग प्रोसेस। तो इरोट ने जो वो हाईलाइट किया जो अहमियत थी दोनों की, फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस की भी और इनफॉर्मल लर्निंग प्रोसेस की भी। अब ये कि वर्क प्लेस लर्निंग इज़ ऑफन, वर्क प्लेस जो लर्निंग होती है अक्सर, जो यानी कि जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ की जो लर्निंग होती है, और अक्सर तौर पे वो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है, वो फॉर्मल नहीं होती, वो अक्सर इनफॉर्मल ही होती है। सो एम्प्लॉयज़ ऑफन लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन एट वर्क। तो वहाँ पर एम्प्लॉय जो वो सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखते हैं, उनके तजुर्बात होते हैं, नए से नए तजुर्बात उनके हो जाते हैं, और इंट्रैक्शन भी होता है लोगों के साथ जब वो अपने काम पर होते हैं। नेक्स्ट ये कि लिविंगस्टन 2001 एम्फेसाइज, लिविंगस्टन 2001 ने जो है वो एम्फेसाइज किया था इनमें से किस चीज़ के ऊपर, वो किया था इनफॉर्मल लर्निंग में। सो यहाँ पर सिर्फ इनफॉर्मल के ऊपर एम्फेसाइज किया गया। सो लिविंगस्टन स्ट्रेस्ड द वैल्यू ऑफ लर्निंग आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग्स। लिविंगस्टन ने जो है वो जोर डाला जो वैल्यू, लर्निंग की वैल्यू है फॉर्मल एजुकेशन से बाहर, फॉर्मल एजुकेशन से बाहर जो अहमियत है सीखने की। अब ये कि बिलेट 2001 डिस्कस, जो बिलेट 2001 है उसने डिस्कस किया इनमें से किस चीज़ को, वर्क प्लेस लर्निंग, यानी कि जो काम जहाँ करते हैं वहाँ पर जो लर्निंग हो रही है इनफॉर्मल किस्म की। सो लेट एग्जामिन हाउ लर्निंग अकर्स थ्रू वर्क एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। तो इस चीज़ को एग्जामिन किया गया कि कैसे लर्निंग होती है, सीखा जाता है वर्क एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जो काम करने की एक्टिविटीज़ हैं और जो तजुर्बात होते हैं। अब ये कि लर्निंग एक्वायर्ड आउटसाइड इंस्टीट्यूशन इज, ऐसी लर्निंग जो इंस्टीट्यूशन से बाहर हो रही है, वो इंस्टीट्यूशन जो फॉर्मल इदारे हैं उनसे बाहर है, वो किस तरह की लर्निंग है, इनफॉर्मल लर्निंग है, इससे मिलता जुलता पीछे भी आ चुका है। सो इनफॉर्मल लर्निंग अकर्स आउटसाइड स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इनफॉर्मल लर्निंग होती है स्ट्रक्चर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे बाहर होती है, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल। सो पॉपुलेशन एजुकेशन क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट, जो पॉपुलेशन एजुकेशन है उससे अवेयरनेस होती है, आगाही होती है इनमें से किसके बारे में, पॉपुलेशन इश्यूज के बारे में। सो पॉपुलेशन एजुकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है लोगों को कि वो अंडरस्टैंड करें जो भी पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं और जो पॉपुलेशन चैलेंजेस आते हैं। अब ये कि पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अफेक्ट करती है इनमें से किस चीज़ को, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज को भी और डेवलपमेंट को भी। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस रिसोर्स यूज, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो असर डालती है इनमें से किसके ऊपर, रिसोर्सेज का इस्तेमाल, एम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इन सब के ऊपर। नेक्स्ट ये कि पॉपुलेशन एजुकेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद, पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वो अगर हम देखें तो वो क्लोजली तौर पर लिंक है, जुड़ी है इनमें से किसके साथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। सो पॉपुलेशन एजुकेशन प्रमोट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस दैट इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड। तो इससे जो है वो क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होते हैं, और उससे फिर लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होते हैं, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो रहन सहन का तरीका होता है उसके अंदर बेहतरी आती है, एक स्टैंडर्ड बेहतर होता है। अब ये कि वन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज, एक जो ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन एजुकेशन का वो हम देखें तो वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग है। सो इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट पॉपुलेशन रिलेटेड इशूज़। सो ये इनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि वो कर सकें इन्फॉर्म चॉइसेस भी जो है पॉपुलेशन रिलेटेड इशूज़ के बारे में। नेक्स्ट वन ये कि हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, हेल्थ केयर जो है वो अहम है इनमें से किसकी वजह से, क्योंकि इट इम्प्रूव्स ह्यूमन वेलबींग, क्योंकि ये बेहतर करता है इंसानों की जो वेलबींग है।
सो गुड हेल्थ केयर इन्हेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी। जब बेहतर हेल्थ केयर होगी तो उससे नतीजा क्या निकलेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी के अंदर भी इजाफा होगा। लोग सेहतमंद होंगे तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा क्वालिटी वर्क वो कर सकेंगे। अब ये कि ह्यूमन राइट्स इंक्लूड, अगर हम ह्यूमन राइट्स को देखें तो उसमें क्या क्या आता है। राइट टू एजुकेशन, तालीम हासिल करने का राइट जो है ये भी ह्यूमन राइट में आता है, बेसिक ह्यूमन राइट्स में से है। और राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना, ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन हासिल करना, क्वालिटी एजुकेशन हो जिससे जिससे ना सिर्फ नॉलेज मिले बल्कि साथ में जो है वो स्किल्स डेवलप हो, प्रोडक्टिव हो। सो एजुकेशन इज रिकग्नाइज एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट के तौर पर रिकग्नाइज किया जाता है, बुनियादी इंसानी हकूक के तौर पर इसको रिकग्नाइज किया जाता है। अब ये कि पॉपुलेशन स्टडीज़ मेनली एग्जामाइन, पॉपुलेशन स्टडीज़ में अगर हम देखें तो मेनली तौर पर एग्जामिन किया जाता है इनमें से किस चीज़ को, पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन ट्रेंड्स और जो करेक्टरिस्टिक्स है, सो पॉपुलेशन स्टडी एनालाइजेस साइज, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन स्टडी में एनालाइज किया जाता है, तजिया किया जाता है साइज भी, ग्रोथ भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी और जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट वन ये है कि प्राइवेटाइजेशन मीन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, अक्सर हम वर्ड सुनते हैं प्राइवेटाइजेशन का। सो इसका मतलब है कि इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाना। जैसे हम देखते हैं कि PIA को प्राइवेटाइज किया गया है तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी फिर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होती जा रही है। फिर जो इदारे हैं उनमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम होती जा रही है। सो प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन एजुकेशन। और जब गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर हम बात करते हैं तो फिर प्राइवेटाइजेशन से मुराद ये कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है एजुकेशन में गवर्नमेंट की मुकाबले में। तो गवर्नमेंट की जो है वो रोल कम होता जाता है, गवर्नमेंट का फोकस ख़त्म होता जाता है, ये कम हो जाता है एजुकेशन की तरफ से जब प्राइवेट इदारों का रोल बढ़ जाता है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट वन ये कि प्राइवेट फंडिंग रेफर्स टू, प्राइवेट फंडिंग से मुराद इनमें से क्या है वो है फाइनेंसिंग फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज। प्राइवेट फंडिंग से मुराद जो नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज है, गवर्नमेंट के अलावा जो सोर्सेज हैं वहाँ से फंडिंग आना, फाइनेंसिंग होना, प्राइवेट फंडिंग आना। सो प्राइवेट फंडिंग कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट फंडिंग कहाँ से आती है, गवर्नमेंट से नहीं आती, वो आती है कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ लोग होते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ तंजीमें होती हैं या फिर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ इदारे होते हैं वो भी प्राइवेट होते हैं जहाँ से फंड्स आ रहे होते हैं, फाइनेंसिंग किया जा रहा होता है। नाउ वन फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो एक फॉर्म है अगर हम वो देखें तो वो क्या है, वो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग की। सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी हो सकता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करें एजुकेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ये भी एक तरीका होता है प्राइवेटाइजेशन का कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेल किया जाए इदारों को, बल्कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग ये भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट वन ये कि पब्लिक स्कूल लिबरलाइजेशन इंकरेजेस। पब्लिक स्कूल लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, ग्रेटर स्कूल ऑटोनॉमी, बहुत ज़्यादा जो है वो स्कूल ऑटोनॉमी देखने में आई। लिबरलाइजेशन गिव्स स्कूल्स मोर फ्रीडम इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि स्कूल्स में ज़्यादा फ्रीडम हुई मैनेजमेंट के लिए और जो डिसीजन मेकिंग थी, डिसीजन लेने के अंदर। अब ये कि ट्यूशन क्रेडिट्स हेल्प, ट्यूशन क्रेडिट्स जो है वो हेल्प करता है इनमें से किस चीज़ को, सपोर्ट एजुकेशनल एक्सपेंसेस। जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, तालीमी अखराजात होते हैं, उनको सपोर्ट करने में। सो ट्यूशन क्रेडिट्स रिड्यूस दी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ एजुकेशन, ट्यूशन क्रेडिट के जरिए कम किया जाता है फाइनेंशियल बर्डन जो है तालीम का। नेक्स्ट ये कि प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान हैज़ लेड टू, पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन की गई है, इदारों को जो प्राइवेट किया गया है, अगर हम उसको देखें तो उससे क्या हुआ है कि ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो प्राइवेट जो इदारे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेपनाह इजाफा हुआ है और आप देखते हैं कि हर तरफ हमें प्राइवेट इदारे दिखाई देते हैं, गवर्नमेंट के इदारे बहुत कम दिखाई देते हैं। तो लोग जो है वो सर्विसेज कहाँ से हासिल कर रहे हैं, प्राइवेट इदारों से हासिल कर रहे हैं। स्कूल्स हम देखते हैं कि प्राइवेट भरे पड़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल हमें बहुत कम दिखाई देते हैं और हमें गवर्नमेंट स्कूल की तादाद में इजाफा भी हमें बहुत कम ही दिखाई देता है। सो द प्राइवेट सेक्टर्स हैज़ एक्सपेंडेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। तो एक ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि इससे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इजाफा देखने में आया है। प्राइवेट इदारों ने, जो अच्छे इदारे हैं उन्होंने काम किया भी है, क्वालिटी एजुकेशन भी कुछ अच्छे इदारों ने प्रोवाइड की है। अब नेक्स्ट ये कि वन क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज, एक जो बड़ा क्रिटिसिज्म है प्राइवेटाइजेशन का और जो कि मेन क्रिटिसिज्म हम कह सकते हैं वो क्या है, इन इक्वालिटी इन एक्सेस।
बराबरी नहीं है लोगों के लिए, एक्सेस जो है वो नहीं है, हर किसी की रसाई मुमकिन नहीं है प्राइवेट इदारों तक। हायर कॉस्ट में लिमिट एजुकेशनल एक्सेस फॉर लो इनकम ग्रुप्स। तो क्या हुआ है प्राइवेटाइजेशन की वजह से कि जो अच्छे जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा फीस हाई होती है, तो इसकी वजह से हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अपने बच्चों को जो है हाई क्वालिटी वाले जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर वो एडमिशन करा सकें अपने बच्चों का। तो इन इक्वेलिटी बहुत ज़्यादा देखने में आई है। हालांकि एजुकेशन जो है वो बेसिक राइट है, क्वालिटी एजुकेशन बेसिक राइट है, लेकिन नतीजा ये निकला है और ये मेन क्रिटिसिज्म में से जो मेन क्रिटिसिज्म इसका यही है कि इनइक्वालिटी देखने में आती है। तो जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन जो वो प्रोवाइड करवा सके अपने बच्चों को, तो उनको फिर लो क्वालिटी एजुकेशन वाले इदारों में करवाना होता है। वो प्राइवेट इदारों में अगर करवाते भी अपने बच्चों को तो वहाँ करवाते हैं जहाँ बिल्कुल ही लो क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही होती है, और फिर नतीजा निकलता क्या है कि बच्चे जो है वो ऑन द पेपर तो उन्होंने तालीम हासिल कर ली, लेकिन ना बच्चों के पास एजुकेशन, ना उनके पास जो है वो तालीम हासिल करने का नॉलेज आती है और ना उनके फिर स्किल्स जो है वो डेवलप हो पाते हैं। अब ये कि एजुकेशनल सब्सिडीज़ एजुकेशनल सब्सिडीज़ की अगर हम बात करें तो वो क्या है, इसका मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो कई जगहों पर प्रोवाइड की जाती है। तो और जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट इदारे होते हैं उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। सो सब्सिडीज हेल्प रिड्यूस एजुकेशनल कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो जहाँ पर सब्सिडी दी जाती है उसकी नतीजा क्या निकलता है कि एजुकेशनल कॉस्ट के अंदर कमी आती है स्टूडेंट्स के लिए भी और जो इदारे होते हैं उनके लिए भी, और स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है वो भी इसी का हिस्सा होता है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के ज़रिए। नेक्स्ट ये कि डाइवर्सिटी इन एजुकेशन रेफर्स टू, अब डाइवर्सिटी की हम बात करें एजुकेशन के अंदर तो इससे मुराद क्या है, वैरायटी इन एजुकेशनल प्रोविजन। एजुकेशनल प्रोविजन के अंदर वैरायटी का होना। सो डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स डिफरेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड लर्निंग अप्रोचेस। डाइवर्सिटी जो है वो मुहैया करती है मुख्तलिफ जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का होना और लर्निंग अप्रोचेस का होना। नेक्स्ट ये कि एनवायरमेंटल एजुकेशन डेवलप्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम देखें तो वो डेवलप करता है इनमें से किस चीज़ को, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंटली तौर पे जो है वो आगाही होना। सो इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर द इन्वायरमेंट। ये हेल्प करता है लोगों को कि वो अंडरस्टैंड भी करें और केयर करें इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट ये कि क्लाइमेट चेंज प्राइमरीली रेफर्स टू, क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखें तो इससे बुनियादी तौर पे क्या मुराद है, द आंसर इज लॉन्ग टर्म चेंजेस इन क्लाइमेट पर्सन्स। लॉन्ग टर्म चेंज आना क्लाइमेट पैटर्न्स में, क्लाइमेट पैटर्न सॉरी, क्लाइमेट पर्सन नहीं क्लाइमेट पैटर्न है, तो लॉन्ग टर्म चेंज आना है क्लाइमेट पैटर्न्स के अंदर। सो क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन वेदर कंडीशन। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट देखने में आता है, जो भी वेदर कंडीशन है, जो मौसम की जो सूरत हाल होती है उसके अंदर। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल एजुकेशन एनकरेजेस। एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम देखें तो वो एनकरेज करती है इनमें से किस चीज़ को, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। सो इट प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो वो प्रमोट करती है रिस्पॉन्सिबल यूज़ होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती ज़राए होते हैं। नेक्स्ट ये कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्कूल प्रमोट्स, और जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्कूल्स होते हैं वहाँ पे किस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, द आंसर इज सस्टेनेबल बिहेवियर। जो सस्टेनेबल बिहेवियर होते हैं उसको, सो सच स्कूल्स एनकरेज एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एक्शंस। ऐसे स्कूल जो वो एनकरेज करते हैं जो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एक्शंस होते हैं उनको। अब ये कि टीचर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब टीचर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग। अब अगर टीचर के पास ही खुद क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तो ऐसे टीचर क्या स्टूडेंट को सिखाएंगे, तो टीचर ही इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट लर्निंग को कि स्टूडेंट जो वो सीखें। सो वेल ट्रेंड टीचर इम्प्रूव्स एजुकेशनल क्वालिटी एंड स्टूडेंट अचीवमेंट। जितने ज़्यादा बेहतर ट्रेंड टीचर्स होंगे, जितनी ज़्यादा उनके पास बेहतर तालीम होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, नतीजा क्या निकलेगा कि वो खुद भी फिर इम्प्रूव करेंगे एजुकेशनल क्वालिटी को भी, और स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है स्टूडेंट्स को उनके साथ उनसे सीखने में मज़ा आएगा। स्टूडेंट्स जो वो चाहेंगे कि बार बार ऐसे ही टीचर से हम पढ़ें। आप देखते होंगे कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो फेवरेट होते हैं ज़्यादातर बच्चों के, बच्चे चाहते हैं कि हम इनसे पढ़ें, तो वो इसी वजह से कि वो वेल ट्रेंड टीचर्स होते हैं, वो उनके पास क्वालिटी एजुकेशन होती है और वो उनको पता होता है कि किस तरीके से बच्चों को जो है वो सिखाया जाए, ऐसे लेवल पे सिखाया जाए बच्चों को कि जो उनके लेवल है, उनके लेवल के मुताबिक। अब बच्चों के सामने इस तरह की बातें की जाए जो उनके लेवल से ऊपर की हैं तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, जो उनके लेवल के मुताबिक बातें हैं वो उनसे की जाएगी तो उनको समझ में आएगा। अब ये कि चिल्ड्रंस वॉइस इन एजुकेशन मीन्स, चिल्ड्रन वॉइस इन एजुकेशन से क्या मुराद है, वो है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन लर्निंग।
यानी कि स्टूडेंट्स की जो है पार्टिसिपेशन की जाए, उनको पार्टिसिपेट कराया जाए सीखने में। सो स्टूडेंट्स शुड हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड कंट्रीब्यूशन। और ये चीज़ किस तरीके से होगी, उनकी पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगी कि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो अपने जो व्यूज़ हैं उसका इजहार करें और कंट्रीब्यूट करें, वो खुद भी कंट्रीब्यूशन दें। अब ये कि एजुकेशन एम्स टू इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो एम है इनमें से वो क्या है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बचाया जाए। सो इट एनकरेजेस एक्शंस दैट कंजर्व एंड प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये ऐसे एक्शंस को प्रमोट करता है, एनकरेज करता है कि जिससे कंजर्व किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी कि ज़ाया ना किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए, ज़ाया करने से बचाया जाए, कम से कम उनका इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहीं उसका इस्तेमाल किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज को। नेक्स्ट वन ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस हम देखें इनमें से तो वो क्या है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, आज की हमारी जनरेशन और आने वाली जो मुस्तकबिल की जनरेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स करंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। तो इससे मुराद ये कि जो करंट नीड्स है उनको भी पूरा किया जाए बगैर नुकसान किए हुए फ्यूचर की जो जनरेशन है मुस्तकबिल में आने वाली, उनको उनके लिए ऐसा ना हो कि हम सब कुछ खुद ही इस्तेमाल कर लें और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़ें। तो उनके लिए भी सोचा जाए। नाउ डिजिटल नेटिव्स की हम बात करें तो वो इनमें से क्या है, द आंसर इज इंडिविजुअल रेज्ड विद डिजिटल टेक्नोलॉजी। ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि ग्रो हुए हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए। सो डिजिटल नेटिव्स ग्रो अप यूजिंग कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। तो ये ऐसे लोग हैं जो बचपने से जो है वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं कंप्यूटर का, स्मार्टफोन का और इंटरनेट का, और इस्तेमाल करते हुए जो वो बड़े हो रहे हैं, ये उन लोगों की बात हो रही है। अब ये कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन इम्प्रूव्स, ऐसी एजुकेशन जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेस, एक्सेस होगा जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं उन तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। और वीयू भी इसी तरह की ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। सो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स लर्नर्स विद ब्रॉड एजुकेशनल मटेरियल्स एंड अपॉर्चुनिटी। टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है लर्नर्स को कि उनको ब्रॉड जो है एजुकेशनल मटेरियल्स मिल सकें और अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि वीयू के अंदर हर तरह के जो है वो, हर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं, और उनको हर किसी को जो है वो सेम स्टैंडर्ड की, सेम क्वालिटी की जो है वो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अब ये कि ई लर्निंग यूजेस, ई लर्निंग में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ फॉर लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीखा जा सके, लर्निंग की जा सके। सो ई लर्निंग डिलीवर्स एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग में जो है वो एजुकेशन जो है वो मुहैया की जाती है, तालीम मुहैया की जाती है कंप्यूटर्स के ज़रिए भी, मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए भी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गए या टैबलेट्स वगैरह हो गए। और इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वेबसाइट्स वगैरह होती हैं या एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं। उसके बाद ये कि वन एडवांटेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, वो है फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि वीयू के अंदर फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये नहीं होता कि आपको रोज़ाना ही जो है वो क्लासेस लेनी है आपको मॉर्निंग के अंदर, ऐसा नहीं है, आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। आपको वीक के हिसाब से टारगेट दिया जाता है कि इस वीक के अंदर आपने इतने लेसन जो है वो देखने हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है और आप कहीं भी देख सकते हैं, आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, कैंपस में भी देख सकते हैं, आप अगर कहीं काम करते हैं और वहाँ पर आपको अगर परमिशन है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होती है। सो लर्नर्स कैन एक्सेस एजुकेशन एनी टाइम एंड फ्रॉम वेरियस लोकेशन। तो कहीं से भी सीखा जा सकता है, कहीं से भी एजुकेशन हासिल की जा सकती है और किसी भी लोकेशन से हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट ये कहते हैं कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हैज़, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन को अगर हम देखें तो उससे क्या हुआ है, इंक्रीज कनेक्टिविटी एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। कनेक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं कि इजाफा हुआ है, और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर भी अब हम जो है वो दुनिया भर से जो है वो जुड़े हुए हैं। हम कहीं भी किसी से भी जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दुनिया भर के लोगों से, और इन्फॉर्मेशन हम दुनिया भर के लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि आज पहले जो है वो ऐसा नहीं होता था। बहुत टाइम लगता था, अगर हम कहीं दुनिया भर से अगर हम कम्युनिकेट करना चाहें तो महीनों तक लगते थे पहले के दौर में। अब ये कि मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एनेबल रैपिड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। तो जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं इसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत तेज़ी के साथ एक्सचेंज की जा रही होती है, वो भी दुनिया भर में। नेक्स्ट ये कि चैलेंज ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एजुकेशन इज, लेकिन अगर हम चैलेंज की बात करें जो टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एजुकेशन है, वहाँ एक चैलेंज का ज़रूर हमें सामना दिखाई देता है, और वो क्या है, डिजिटल डिवाइड।
रिसोर्सेज सबके लिए बराबर मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ है जो एक बहुत बड़ा बैरियर है या चैलेंज है, वो है डिजिटल डिवाइड। वो क्या है कि नॉट एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट सर्विसेज। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी हम देखते हैं तो क्या है कि हर किसी के पास इक्वल एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का। जो डिवाइसेस हैं हम देखते हैं कि इसकी जो है वो कॉस्ट के अंदर हम देखते हैं कि इजाफा हो रहा है, टैक्सेस इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि हर किसी के लिए अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो ज़्यादा जो इस हायर स्पेसिफिकेशन की है उनको वो बाय कर सके, और साथ में इंटरनेट सर्विसेज जो है वो कहीं पर बहुत अच्छी है तो कहीं पर बहुत ख़राब है, और अगर ज़्यादा अच्छी सर्विस लेते हैं तो फिर उसके चार्जेस भी फिर ज़्यादा होते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको गवर्नमेंट को हल करने की जो है वो ज़रूरत है। अब नेक्स्ट ये कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन रिक्वायर्स, जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होती है एजुकेशन के अंदर वो रिक्वायर करता है जैसे किस चीज़ को, टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। तो टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और रिसोर्सेज भी मुहैया किए जाएँ, जो भी ज़राए हैं वो हो। सो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी यूज डिपेंड्स ऑन ट्रेन टीचर्स एंड एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। कामयाब जो है टेक्नोलॉजी अगर है तो उसमें ये कि डिपेंडेंसी हमें दिखाई देगी कि ट्रेन टीचर हो, टीचर्स ट्रेंड हो, और जो एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाए। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जो वीयू के जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनसे लेसन रिकॉर्ड करवाए जाते हैं वो बहुत हाई क्वालिफाइड जो है वो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं या फिर वाइस चांसलर वगैरह होते हैं। उसके बाद ये कि द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इज़, जो अल्टीमेट गोल है एजुकेशनल रिफॉर्म का इनमें से वो क्या है, वो है इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन एंड एक्सेस। बेहतर करना क्वालिटी एजुकेशनल क्वालिटी को भी, और जो एक्सेस है रसाई है। सो एजुकेशनल रिफॉर्म सीक्स टू प्रोवाइड बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ज़रिए क्या किया जाता है कि प्रोवाइड किया जाए बेहतर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।